नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है और एक के बाद एक धुरंधर चुनावी रैलियां हो रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा जी हैं, जो कि लगातार तमाम कस्बों में जा रही हैं, अलग अलग जगहों पर जा रही हैं। आज मैं छछरौली में उनके साथ, जहां पर बहुत बड़ी सभा को संबोधित करके आ रही हैं। मैम, सभा मैंने देखी और आपने खान साहब के लिए किया, जितनी बड़ी सभा थी उससे मैसेज बड़ा क्लियर लग रहा है। आप लोगों को कैसा रिस्पॉन्स मिला? हर जगह जो हम जाते हैं, लोगों में दिन ब दिन उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, लोगों को लग रहा है बस अब हमारे हाथ में, हमारे ये दिन बदल रहे हैं और अब हमारी सरकार हमारे हाथ में आ रही है। अब देखो, 10 साल बहुत समय होता है। 10 साल भाजपा को देखा, परखा। पिछली बार भी नाकारने की थी बात, लेकिन चलो केंद्र में सरकार थी। लेकिन आपको मैं बता सकती हूँ, हरियाणा का एक ट्रेंड रहा है पहले से कि केंद्र और राज्य, इस बार इतिहास लिखा जाएगा और हम यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। केंद्र में बेशक भाजपा की सरकार बनी, जैसे भी बनी, हरियाणा के लोगों ने फिर भी अच्छा वर्डिक्ट दिया, लेकिन अब बहुत डिसाइसिव वर्डिक्ट होगा और आप देखेंगे कि प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। आज एक बड़ा फैसला आया चुनाव आयोग की तरफ से। मैम, अगर आप चलें साथ में, चुनाव आयोग की तरफ से, और चुनाव आयोग ने 1 तारीख से बढ़ा करके, जो भाजपा ने मांग की थी, अब वोटिंग डेट 5 अक्टूबर कर दी है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे जम्मू कश्मीर के साथ। ये ठीक लगता है आपको? इज इट सम काइंड ऑफ अ जोक? क्या पहले इन्होंने इन चीज़ों को नहीं देखा? ना इलेक्शन कमीशन ने देखा। और उस दिन भी साफ पता चल रहा था, जब अनाउंसमेंट हो रही थी, कि हरियाणा सरकार को तो मालूम भी नहीं है कि अनाउंसमेंट होने वाली है, क्योंकि उन्होंने कैबिनेट मीटिंग रखी हुई थी। आप चुनाव तारीखों की बात कर रहे हैं? जी जी, जो पहले दिन अनाउंस हुई, जो पिछली तारीख अनाउंस हुई, और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद भाजपा सरकार जागी हरियाणा में। इन्होंने चिट्ठी लिखी और उस पर फिर इलेक्शन कमीशन ने इतने दिन लगा दिए, ऑलमोस्ट अ वीक, और आज अनाउंस कर रहे हैं। अब पता नहीं किस प्रेशर में कर रहे हैं, क्या 1 हफ्ता लगा समझने में, क्या किया। खैर, जवाब तो होगा उनके पास, लेकिन हरियाणा के लोगों को साफ नज़र आ रहा है कि ये भाजपा की बौखलाई हुई सरकार है। और जो भी, अब इलेक्शन कमीशन पर हम उंगली नहीं उठाना चाहते, लेकिन जो भी हो रहा है हरियाणा की जनता तो देख रही है, बाकी मीडिया या कोई देखे या ना देख पाए। क्या आपने अभी कहा कि जाने कौन सा प्रेशर है चुनाव आयोग पे, आपको लगता है कि जो प्रेशर के तहत इस डेट को आगे बढ़ाएगी? अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये बातें कैसे हुई, क्या हुई, पर कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। हम तो चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन शुड इंश्योर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, जो कि होगा हरियाणा में, और हमें पूरा विश्वास है कि अच्छा इलेक्शन होगा। और आपको लगेगा कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है ज़मीन पर कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, और उसके लिए हम सब दिन रात, हमारा कार्यकर्ता, नेता, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और जनता का फैसला होगा ये। मैम, जो भीड़ यहाँ घर के कंपाउंड में भी मुझे दिख रही है, और जो अभी मैं आपकी सभा में देख करके आ रहा हूँ, और आपको बताऊँ कि सभा में आपके आने के पहले मंच से नारे लग रहे थे, कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा भावी मुख्यमंत्री। तो क्या मुख्यमंत्री बनने वाली हैं इस बार कुमारी शैलजा? देखिए, ये मैं शैलजा कैसे कुछ बात कह सकती है? ये तो एक तरफ तो लोग चलो अपने प्यार में, लेकिन मेन बात तो ये है कि ये फैसला हमारी हाईकमान करती है, और हमेशा हमने हाईकमान का फैसला माना है। चुनाव के बाद हाईकमान फैसला करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। आपका एक बयान में देख रहा था, जिसमें आपने कहा कि तमाम जो पैरामीटर्स होते हैं उसके आधार पे, चाहे वो जातिगत हो, चाहे आपकी अपनी महत्वाकांक्षा हो, लोग उम्मीद करते हैं, मुझे भी उम्मीद है, मैं भी हरियाणा की सेवा करना चाहती हूँ और विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने ये कहा था। तो मैम, बता तो दें, ऐसा क्यों कह रही हैं आप, और क्या कहा था? नहीं, बात ये है कि बहुत साल हो गए हैं, एमपी रही, 88 में पहला चुनाव लड़ा मैंने, और केंद्र की राजनीति की बहुत कुछ मिला,
बहुत पहचान मिली है, देश भर में हर जगह पहचान मिली है। लेकिन मुझे अब लगता है कि, और ये मैंने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था, तो मुझे याद है। जी जी, कि मेरी इच्छा है कि इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, लेकिन हुक्म हुआ लोकसभा चुनाव लड़े। और मैं तो बहुत ही आभारी हूं हमारे यहाँ, चाहे अम्बाला है, चाहे सिरसा है, बल्कि हिसार से मैं हूँ, वहाँ के लोगों की भी, कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों ने जिताया, अम्बाला भी जिताया, सिरसा भी जिताया, हिसार भी जिताया। तो सब जगह लोगों की एक इच्छा रही। लेकिन अब मेरा मन है कि हरियाणा में आकर हरियाणा के लोगों की सेवा करें, छत्तीस बिरादरी की सेवा करें, और अब स्टेट में और ज़्यादा वहाँ नीचे ज़मीन पर इलेक्शन लड़ेंगी मैम इस बार? मैं फिर कहती हूँ कि अपनी इच्छा एक तरफ होती है, ये फैसले पार्टी के होते हैं, हाईकमान के होते हैं, हम तो इच्छा जाहिर कर सकते हैं। अभी दरवाजे बंद नहीं हैं इस फैसले को लेकर आपके विधानसभा लड़ने? दरवाजे बंद नहीं है, जब तक फैसला हाईकमान नहीं देगा तब तक तो अभी तो स्क्रीनिंग कमेटी है और फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, लेकिन हमारा हाईकमान ही फैसला करेगा, क्योंकि एमपी भी हैं और पार्टी की महासचिव भी हूँ। तो हाईकमान जो भी कहे, जो आदेश करे। इस बार हाईकमान से आपको सिग्नल्स कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि मैं एकदम फ्रैंकली एक सवाल पूछता हूँ, अभी तक ये मान के चला जाता था कि कहीं ना कहीं हुड्डा कैंप को, हुड्डा साहब को हाईकमान का सपोर्ट रहता था, तभी वो पहले भी मुख्यमंत्री रहे। क्या इस बार भी ऐसा होगा, या इस बार कम से कम टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों की जो इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ हैं वो देखा जा रहा है उसके आधार पर, और उसके आधार पर विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन है? आई थिंक देखो, ये दो तीन पहलू होते हैं इसके। पहली बात तो हमने अपना फोकस रखना है कि हम राज्य में जीतें और सबसे अच्छे बेहतरीन कैंडिडेट हम दें, तो जो कि जीत कर आएँ और हमारे हाईकमांड में, नेतृत्व में और पार्टी में निष्ठा रखें। ये हमारा पहला मकसद होना चाहिए। दूसरी बात है, हमें विश्वास है कि हम बहुत बढ़िया तरह से स्टेट को जीत कर लाएंगे, सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद ये बात आ जाती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उस समय हाईकमान राजनीतिक रूप से क्या कैसे फैसले लेता है, ये इतिहास बताता है हर स्टेट में क्या कैसे लिया जाता है। तो ये हाईकमान का ही प्रेरोगेटिव है, उस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। प्रेरोगेटिव उनका है, लेकिन इच्छा इस बार आपकी है कि आप राज्य को सर्व करना चाहते हैं। राज्य को सर्व करने की पूरी इच्छा है। बड़ी बात कह रही है मैम। नहीं, राज्य को तो सभी सर्व करते हैं, सब कर रहे हैं। मैम ऐसे में मैम ऐसे में हुड्डा कैंप, शैलजा कैंप जो बात इस बार, क्या ये दोनों कैंप एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं? क्योंकि आप जो यात्रा निकाल रही हैं, दीपेंद्र हुड्डा अलग यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसा है, देखो ज़मीन पे जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, हाथ के निशान से, तिरंगे से, तो ये काम चल रहा है, सब अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन जब चयन हो जाता है हमारे कैंडिडेट्स का, उसके बाद सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और जो फॉल इन लाइन नहीं होता तो पार्टी उस समय देखती है। मैम जो प्रभारी हैं उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले, 2-1 दिन पहले जो बयान दिया, जिसको लेके कन्फ्यूजन हुआ, फिर आपका बयान आया, फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, वेयर डज इट स्टैंड? वो तो कह रहे थे कि लोकसभा आपको और रणदीप सिंह सुरजेवाला को लड़ने ही नहीं देना है। ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं समझती। टू बी फेयर, मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसी कोई बात कही है। उन्होंने ये कहा, ये कहते कहते उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि इस तरह के जो केस होते हैं वो हाईकमान फैसला करते हैं, और वही बात हम कह रहे हैं। कहने का तरीका कई बार हो जाता है। कौन कौन से मुद्दे मैम आपको लगता है कि प्रभावी हैं, जिसको लेकर के हरियाणा की जनता इस बार? बहुत सीरियस बात है ये, क्योंकि हरियाणा 10 साल में आप देखो, भाजपा के राज में हरियाणा कहाँ नीचे धरातल पर पहुंचा दिया है, और यही कारण है कि इनके पांव उखड़ गए हैं, इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहा। इन्होंने काम करने की बजाय लोगों को बांटने की कोशिश की। हमारे यहाँ सभी लोग, हम तो कहते हैं 36 बिरादरी मिलकर हम रहते हैं, लेकिन इन्होंने हर तरह से हमारा जो ताना बाना है सामाजिक, उसमें भी कोशिश की। और जैसे बच्चों का भविष्य है उसके साथ ये, और ये मैं नहीं कह रही, ऑपोजिशन में हूँ, आपको लगेगा कि शैलजा ने तो कहना है, मुद्दा उठाना है, लेकिन आप देख लीजिए 10 साल में बच्चों की परीक्षाएं, पेपर लीक, रिकॉर्ड सेट किया है। बच्चों के आगे उनकी नौकरियों के लिए उनके साथ जो खिलवाड़ हुआ,
पेपर लीक के बाद में ना नौकरियां मिली अगर कहा गया तो अपॉइंटमेंट लेटर सालों साल नहीं मिले तो फिर कोई ना कोई कोर्ट में गया, इतने वीक केस थे। बल्कि इतना भ्रष्टाचार था नौकरियों में भी कि इनके चेयरमैन को उनके ऊपर छापे पड़े, सब कुछ हुआ और 1 साल बाद उनको फिर से वापस वहीं पर रीइंस्टेट कर दिया गया। तो बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर घपले हुए, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कहीं शहर में जाइए, गांव में जाइए, आपको लोग साफ तौर पर बता देंगे। शैलजा का विश्वास मत कीजिए, आप ज़मीन पर पता करिए। और फिर इसके साथ आप देखिए महंगाई तो सबको छू रही। और आपको लगता है लोग किसान को देखो, गरीब को देखो, दलित को देखो, किसी की भी पीड़ा क्या इन्होंने पूछी? किसान में सभी लोग हैं, अन्नदाता है, क्या उसको पूछा इन्होंने? इतने 700 से ज़्यादा किसान मारे गए, बॉर्डर्स पर बैठे रहे। आज भी पंजाब हरियाणा बॉर्डर को बीच में फिर कंगना रनौत का बयान आया किसानों को लेकर। हाँ, वो बता दीजिए मुझे। वो पार्टी में हैं, सांसद हैं, वो कैसे ऐसी बात कर सकते हैं? हमने पढ़ा कि शायद नड्डा जी ने उन्हें पुल अप किया, लेकिन चंद ही घंटों में फिर उन्होंने उसी तरह का ट्वीट किया। मैं तो कहती हूँ ये सब दिखावा है, इनसे कहलवाया जाता है। ये एंटी फार्मर सरकार है, किसान विरोधी सरकार है ये। मैम, आज एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई है चरखी दादरी में। गौ मांस खाने के आरोप में एक बेचारे प्रवासी को मार दिया गया। हालांकि उसमें एक्शन हुआ है, बट ये सब भी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? चुनाव आते समय कैसे हो रहा है? और कैसे, किसने इसकी इंक्वायरी की, किसने क्या किया? मुझे तो देखो, अगर ये चीज़ है, अगर इसमें सच्चाई है तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। ऐसी चीज़ को कोई भी हमारी संस्कृति एक्सेप्ट नहीं करती। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हुआ कैसे, क्यों हुआ और उसके बाद क्या हुआ? क्या मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी कॉन्शियसली ये डिसीजन ले रही है कि ज़्यादा टिकट्स जाटों को ना दिया जाए, जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी एड्रेस करें, पंजाबियों को लें, अहिरों को लें, या जो भी अलग अलग कम्युनिटीज़। क्या ऐसा फैसला हुआ है? मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है और ना इस तरह की हमारे यहाँ बात होती कि किसको क्या। कोशिश होती है कि सामाजिक समन्वय बनाया जाए और उसमें कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, मौका मिले। पर ये कहना कि एक को काटो और दूसरे, ऐसा नहीं होता। विनेबिलिटी, सामाजिक समन्वय, बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। आपने कहा कि आप स्टेट को सर्व करना चाहती हैं। अगर लीडरशिप आप पर भरोसा जताता है, लीडरशिप कहता है मुख्यमंत्री आप बने चुनाव जीतने के बाद, आप उम्मीद करेंगी कि हुड्डा साहब आपका समर्थन करें, बाद में जाकर के कोई विवाद पैदा ना हो? आप लोगों की जो एज ओल्ड, आप लोगों ने भी एक साथ काफ़ी साल काम किया है। देखो, सब हाईकमान का जो फैसला होता है सब मानते हैं। आपको उम्मीद है हुड्डा साहब मानेंगे अगर ऐसा फैसला हो? देखो, सब मानते हैं, जिसका भी फैसला होगा सब मानते हैं और सब मानेंगे। ये हाईकमांड, हमारी हाईकमांड है जो वो फैसला करेगी। हम पार्टी के सिपाही हैं और वो भी सिपाही हैं, मैं भी सिपाही हूँ और हम सब सिपाही हैं, सब मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैम, कुमारी शैलजा, जिनका कहना है कि वो चाहती हैं निश्चित तौर पर इस बार स्टेट को सर्व करें। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो आश्वस्त हैं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ज़रूर बनेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर सबसे विस्फोटक इंटरव्यू आपने देखा। सीएम फेस को लेकर कुमारी शैलजा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा की सेवा करना चाहती हूं, कुमारी शैलजा ने कहा है, और विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है, ये भी उन्होंने कहा। आपने सुना। एबीपी न्यूज से बोली कांग्रेस लीडर कुमारी शैलजा, हरियाणा की 36 बिरादरियों की सेवा करना चाहती हूं और साथ ही चुनाव के बाद हाईकमान तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कुमारी शैलजा का दो टूक बयान सामने आया। हाईकमान का फैसला सबको मानना पड़ेगा, ये बात भी उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि जो भी हाईकमान डिसाइड करेगा आखिर में होना वही है, सभी को मानना पड़ेगा हाईकमान का फैसला। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर जब उनसे सवाल किया मेरे सहयोगी आशीष ने, तो उन्होंने दो टूक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हाईकमान का फैसला जो भी रहेगा वो सबको मानना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं, ये भी उन्होंने जिक्र किया। और मुख्यमंत्री को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो चुनाव के बाद जब मौका मिलेगा तो हाईकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा।
और मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर। आशीष भी मेरे साथ हैं और साथ ही दिल्ली से जैनेंद्र कुमार भी मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले आशीष का एक बार फिर से रुख करते हुए, आशीष, ये पूरा इंटरव्यू जो आपने लिया है कुमारी सैलजा का, वो सुना दर्शकों ने। बहुत सारी बातों को लेकर खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी है और साथ ही भूपेंद्र हुड्डा को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात ये रही, जब उनसे आपने सवाल किया तो उन्होंने कहा जो भी हाईकमान का फैसला होगा, मुख्यमंत्री को लेकर हो या फिर जो भी फैसला रहेगा चुनाव के बाद में, वो तो सबको सर्वमान्य होगा ही। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एकदम स्पष्ट खुले तौर पर कह दिया मेरे सवाल के जवाबों में कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप मुख्यमंत्री भी बनना चाहती हैं, उन्होंने कहा हाँ, ऐसी मेरी इच्छा है। स्पष्ट किया उन्होंने कि मैं हरियाणा को सर्व करना चाहती हूँ। देखिए, वो बात बिल्कुल ठीक कह रही थी कि लोकसभा चुनाव के पहले भी दीपा उन्होंने कहा था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन इतने स्पष्ट तौर पर मुझे पिछले कई सालों में याद नहीं आता कि कुमारी शैलजा ने पूरा खुल करके चुनाव से पहले अपनी इच्छा ये जाहिर कर दी हो कि वो अगर चुनाव जीत करके कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो वो चाहती हैं कि उनको इस बार राज्य को लीड करने का मौका मिले। मुझे लगता है कि ऐसे समय पर, जबकि हरियाणा में सर्वविदित है, सबको पता है कि दो तरह के कैंप्स हैं, एक हुड्डा कैंप कहा जाता है, एक कुमारी शैलजा कैंप कहा जाता है। दिस विल बी अ टाइट रोप। कांग्रेस लीडरशिप के लिए इस पर फैसला कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उनका अपने आप में ये कह देना अपने बहुत बड़ी बात है। ठीक है आशीष, लौटूंगी आपके पास में। देखिए, इसी बीच में एक और खबर है कुमारी सैलजा को लेकर। कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आ गया। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी है दीपक बाबरिया, जिन्होंने बयान दिया है सैलजा के चुनाव लड़ने का फैसला हाईकमान करेगा। देखिए, इस पर ये दीपक बाबरिया का बयान है। उन्होंने कहा कि सैलजा के चुनाव लड़ने का फैसला जो है वो हाईकमान करेगा। बड़ी नेता है पार्टी की, सीएम पद उनकी प्राथमिकता हो सकती है। सीएम का फैसला चुनाव के बाद होगा, दीपक बाबरिया ने ये बात कही है। कुमारी शैलजा जी ने एबीपी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा साफ तौर पर जताई है। वो पहले भी जता चुकी थी। आपने कहा कि एमपीज को चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं होगी, क्या रिकंसिडर करेगी पार्टी? वो मैं नहीं कह सकता, इट इज़ हाईकमांड्स प्रेरोगेटिव, हाईकमांड कैन डिसाइड। और वन लास्ट थिंग सर, उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बार सेवा करना चाहती हैं छत्तीस बिरादरी की। हरियाणा में वो केंद्रीय मंत्री रही, प्रदेश अध्यक्ष रही, और इस बार वो एक बड़े रोल में, साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ उनका इशारा था कि वो उस रोल में सर्व करना चाहती हैं स्टेट को। इस पर आप क्या कहना चाहिए? बड़ी नेत्री हैं, शी कैन हैव हर ओन प्रायोरिटी। मैं और कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन तो सीएम का फैसला सर चुनाव के बाद होगा? चुनाव के बाद ही होगा। चुनाव में जो है, चुनाव के बाद जो है सीएलपी लेजिस्लेटिव पार्टी और हाईकमांड निश्चित करेंगे। और जो इसके लिए ये जरूरी नहीं कि वो विधायक हो वही मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री। एनीबडी कैन थ्रो देयर हेड, एनीबडी कैन क्लेम इट, कोई भी कर सकता है। और सर, कल जो सीईसी है, कितनी सीटें कल क्लियर हो जाएंगी? पहली लिस्ट में, हम पहली लिस्ट की उम्मीद हम कब तक करें? कल रात तक करें। पहली लिस्ट कल आ जाएगी? कल रात तक करें या परसों तक करें। और कितने नाम पहले लिस्ट? मैं नहीं कह सकता, दैट आई कैन नॉट से, कि मैं, क्योंकि अंदाज ही नहीं मुझको कितने बिल्कुल साफ तौर पे क्लियर हो जाएंगे। सारी सीटों की चर्चा आप लोग कर चुके हैं। क्या फिलहाल कांग्रेस का आंकड़ा है? 90 में फिलहाल कांग्रेस कहाँ है? 90 में कांग्रेस इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दीपक बाबरिया को आपने सुना। जैनेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए, जिन्होंने खुद उनसे बात की। जैनेंद्र, जो बातें कुमारी सैलजा कहती हुई कि सारा जो बड़ा फैसला होगा चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री को लेकर हो या फिर और भी तमाम, वो हाईकमान को करना है, वही बातें दोहराते हुए दीपक बाबरिया भी नजर आ रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर कुमारी शैलजा सीनियर लीडर हैं, दीपक बाबरिया प्रभारी हैं, और दोनों ही यही बात कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री का फैसला है या फिर चुनाव लड़ने का सवाल है वो आलाकमान करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं शैलजा की जो मुखरता है, उन्होंने साफ तौर पर सीएम पद को लेकर के दावा पेश पहले से किया हुआ है और पहली बार उन्होंने ऑन कैमरा अपनी इच्छा को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है। तो जाहिर सी बात है, इससे हरियाणा की पॉलिटिक्स में, खासतौर पे कांग्रेस के कैंप में बहुत से डेवलपमेंट होंगे, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा का जो कैंप है वो उनके बॉडी लैंग्वेज की आप बात करें या उनके दावों की बात करें तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही, उन्हीं की अगुवाई में, उन्हीं को एक तरीके से चेहरा बनाकर कांग्रेस हरियाणा में लड़ रही है और वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जिस तरीके से कुमारी सैलजा कैंपेन कर रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने दावा पेश किया है, साफ तौर पर हरियाणा में सीएम पद के दो चेहरे हैं और इसी वजह से जो है एक सेफ पोजीशन लेते हुए जो दो गुट बने हुए हैं ज्ञानेंद्र, अब उनको साथ में लेकर के चुनाव मैदान में उतरना, ये भी हाईकमान के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। अब कुमारी सैलजा की सीएम पद की इच्छा पर हुड्डा का तंज भी आगे आ गया। बन जाओ, क्या किसने रोका है, ये हुड्डा ने कहा है। देखिए आप, इसी का तो जिक्र आशीष और ज्ञानेंद्र भी कर रहे थे। हुड्डा ने कहा है कि बन जाओ, किसी ने रोका है क्या। और साथ ही कुमारी सैलजा पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान है, प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है, चुनाव लड़ना पार्टी तय करती है, ये उन्होंने कहा।
एमपीज के चुनाव लड़ने को लेकर के क्या है पार्टी का पोजीशन, क्योंकि शैलजा जी ने फिर से इच्छा जताई है चुनाव लड़ने की, एबीपी न्यूज को दिया इंटरव्यू में। पार्टी फैसला करती है सबका। सर उन्होंने खुद को सीएम की रेस में भी बताया है। फिर आप भी हो जाओ, दोनों को रहना। जी सर, वो नहीं है, प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है। जी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने सुना, वो सीधे सीधे कहते हुए प्रजातंत्र है, सभी को अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ने की दावेदारी कर सकता है। लेकिन आशीष, जिन कैंप्स का जिक्र आप कर रहे थे कि जो गुट अलग अलग बने हुए हैं, जो अलग अलग कैंप बने हुए हैं, अब उन कैंप को साथ में रख करके वो भूपेंद्र हुड्डा का कैंप हो, कुमारी सैलजा को साथ में रखकर चुनावी मैदान में उतरना, यह हाईकमान के लिए बहुत बड़ी चुनौती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ये एक पॉलिटिकल चुनौती तो है कि दोनों को कैसे सामंजस्य बिठा करके आगे बढ़ा जाए। लेकिन अभी तक देखिए खुल करके कोई आपस में राइवलरी सामने नहीं आई है, क्लेम्स सामने आ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत डिवाइडेड हाउस में या किसी तरह से स्क्रीनिंग कमेटी या पार्टी की बैठकों में कोई झगड़ा चल रहा है। लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि कुमारी शैलजा ने पहली बार स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि वो अब राज्य के मुख्यमंत्री एक तरह से बनना चाहती है, सर्व करना चाहती है। कहीं ना कहीं देखिए ये भी एक स्टेट की सच्चाई है कि ऐसे समय पर जब बीजेपी पिछले 10 सालों में नॉन जाट्स पर अपनी राजनीति को फोकस कर रही थी, 22% के करीब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दलित पॉपुलेशन है हरियाणा में, दूसरे भी समाज के लोग हैं, चाहे वो पंजाबी हों, अहिर हों या दूसरे। मुझे लगता है उस तरफ अटेंशन इनवाइट करके कुमारी शैलजा अपना ये क्लेम कर रही हैं। और अगर ऐसा कोई फैसला चुनाव के बाद होता है तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना, जिस तरह से कुमारी शैलजा ने अब क्लेम कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि इस बार ये मौका उनको दिया जाए, ऐसे में दोनों को साथ ला करके चुनाव लड़ाना और उसके बाद इस बात का सामंजस्य बिठाना कि अगर कांग्रेस जीत जाती है, जैसा कि अभी लगता है कंफर्टेबल पोजीशन में है और कड़ी चुनौती देगी भाजपा को, और अगर जीत जाती है तो मुझे लगता है बड़ी टेढ़ी खीर होगी कांग्रेस नेतृत्व के लिए कि आखिर ये कैसे तय किया जाए। बनने को लेकर अपनी इच्छा जाहिर भी की। पहली बार इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पर वो ये कहती भी नजर भी आई कि राज्य को सर्व करना चाहती हैं, वो इसकी दावेदार हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने ये खुलकर बात रखी भी है। शुक्रिया आपका आशीष और जैनेंद्र, आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। बात करेंगे ऑपरेशन आदमखोर की। यूपी के बहराइच से लेकर के लखीमपुर खीरी तक लोग इस वक्त दहशत में हैं। वजह है 2 आदमखोर जिन्होंने बहराइच और लखीमपुर खीरी के लोगों की नींद इस वक्त उड़ा रखी है। बहराइच में भेड़िए को पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है, वहीं वन विभाग की टीम भेड़ियों को तलाश करने के लिए वहां पर लगातार जुटी हुई है। बहराइच में आज बाघ की लोकेशन को ट्रेस किया गया। बहराइच में तो भेड़िया के, लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक है। नाइट विजन कैमरे में बाघ की तस्वीरें कैद हुई हैं। लखीमपुर खीरी में 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बहराइच और लखीमपुर खीरी में अब दोनों ही इन आदमखोरों का आतंक, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि बहराइच में भेड़िए ने 2 जगह फिर से अटैक किया गया। कल रात को मैसी इलाका, जहां पर भेड़िए के हमले में एक बच्चा घायल हुआ है, वहीं दरहैया इलाका है, 58 साल के व्यक्ति को घायल किया। साथ ही बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश वन विभाग की ओर से लगातार की जा रही है। तमाम जतन वहां पर किए जा रहे हैं वन विभाग की ओर से। और इसी बीच में खबर यह कि बहराइच में 2 जगह फिर से भेड़िए ने अटैक किया के हमला किया के। एक जगह 7 साल के मासूम पर अटैक किया और दूसरी जगह पर दरहैया गांव में 58 साल के शख्स को घायल किया। जंगलपुरवा एक इलाका, 9 साल के बच्चे पर हमला किया, पंजे से उस पर वार किया के, दोनों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया के। देखिए बहराइच में लोगों में डर का माहौल है, दहशत है। आज जिन 2 जगहों पर भेड़िए ने अटैक किया है, वहां हमारे संवाददाता विवेक श्रीवास्तव पहुंचे। विवेक ने दोनों घायलों से बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। बहराइच में भेड़िए का आतंक है। मैं बहराइच के महसी में हूं और महसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ा हूं। यहां आप देखेंगे मेरे दाएं और बाएं वही 2 लोग हैं जिन पर कल रात को भेड़िए ने हमला किया था। एक यहां पर 7 से 8 साल का बच्चा है और एक यहाँ पर क्या उम्र होगी आपकी, 40 से 45 साल के व्यक्ति हैं। इन पर जो है हमला किया था। यहाँ पर कई सवाल पैदा होते हैं जब ये 2 लोगों को हम एक साथ देखते हैं, क्योंकि दोनों लोगों के गाँव के बीच की दूरी 6 से 8 किलोमीटर की है। तो सबसे पहले इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले नाम बताइए भाई साहब, क्या है आपका? कुन्नूलाल नाम है। कुन्नूलाल। कुन्नूलाल। कितने बजे हमला हुआ आप पर? 4 बजे भोर में। क्या कर रहे थे आप 4 बजे? 4 बजे भोर में हम दरवाजा खोल करके बाथरूम को गए। उधर से जब वापस आए तो चारपाई पर हम बैठ गए और जैसे हम बैठे भेड़िया आकर के पाछे से मेरे गर्दन को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो हमारी आवाज़ बंद हो गई।
तब हम पाछे से उसका मुंह जब है हाथ में हमारे आ गया, तो जब ताकत लगा के जब उसको फैलाए, गर्दन हमारा छूट गया। 1 मिनट 2 मिनट तक उसका गर्दन उसका पकड़ रहे। तब हमारी पत्नी जाके कहीं क्या हो गया, हमका भेड़िया पकड़ ली मेरे को। तब हल्ला की शोर मचाई, हमारे भाई लोग दौड़ करके आए। तब तक भेड़िया हमारे हाथ से छूट करके दरवाजे के बाहर चली गई। इससे पहले मतलब जैसे 2024 का साल, इससे पहले भी ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं इधर, इन दिनों बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो ये कुन्नू लाल हैं, बता रहे थे कैसे कि रात को इन पर सुबह करीब 4 से 4:30 के बीच में ये जो बच्चा है ये अभी सो रहा है। ये आप इनकी माता जी हैं, इनसे बातचीत, इस पे कितने बजे हमला हुआ, कैसे हुआ? 1:30 बजे रात में चारपाई पे सोइत रहा। 3 कहाँ सो रहा था, छत पे, बाहर या आंगन में? इतना है चौमंडल से मैंने है, मतलब वो गेठनाई है। सोइत रहे तो 1:30 बजे जान ना मिला किधर से थी आवा है, आओ भाई के इसे न घटाई पकड़ ली पीछे से थी। अभी वो जब खींचने लगा, वो अपनी लंका खींचने लगा, ये अपनी लंका खींचे तो हमारे सर पर जब कि पैर लाग तो हम कहा हुआ भैया तो इनाय बोला। तो हम पाछे मुड़ के जब देखें तब का खींचे, ये अपनी लंका खींचे। जब खींची खोचा भवा तो हल्ला दंगा हुआ, सुभागी का भेड़िया आए। कुन्नू लाल और पारस के घर के बीच की दूरी है 6 से 8 किलोमीटर। क्या ये संभव है कि वही भेड़िया इन पर अटैक करके वही भेड़िया इन पर अटैक करे, या फिर वन विभाग गुमराह कर रहा है, प्रशासन के लोग गुमराह कर रहे हैं? अभी तक जो हालात नजर आ रहे हैं बहराइच में वो ये बताते हैं कि एग्जैक्ट जो नंबर है, जो संख्या है भेड़ियों की, वो शायद वन विभाग को भी नहीं पता है। पहले आपने कहा कि 3 पकड़ लिए, उसके बाद बयान है कि एक और पकड़ा गया, मतलब 4 पकड़ लिए गए। अब बता रहे हैं कि वो 2 और भेड़िए जो घूम रहे हैं उनको पकड़ना बाकी है। ये सवाल प्रशासन पर भी है कि क्या प्रशासन को एग्जैक्ट नंबर पता है कि इतने भेड़िए इस इलाके में हैं, या फिर सिर्फ ऐसे ही प्रशासन भी गुमराह कर रहा है। तो विवेक श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आइए सीधे आपको बहराइच ही लिए चलते हैं। विवेक वहां से जुड़ गए मेरे साथ, उनका ही रुख कर लेते हैं। विवेक, अब देखिए हर दिन हर रात यहाँ के लोगों के लिए कितना भारी हो जाता है इस सिचुएशन में, जब कल रात ही 2 जगहों पर 2 लोगों पर फिर से भेड़िए ने अटैक किया है। वन विभाग के कर्मी कुछ कह पाने की स्थिति में है वहां पर कि कब तक इनको पकड़ लिया जाएगा भेड़ियों को? देखिए दीपा, सबसे पहले तो ये जानिए कि मैं इस जगह पे, जिस जगह पे खड़ा हूँ, मेरे जस्ट पीछे उधर वन विभाग की टीम गई है, क्योंकि मुझे यहाँ रिपोर्ट करना था। मैं उन जंगलों में जाकर नहीं कर सकता था, तो इसलिए यहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पीछे जो है वहाँ पर वन विभाग की टीम है, वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। और यहाँ देखिए जंगल है, और जंगल के जस्ट बाद में यहाँ पे बह रही है नदी। पीछे आप मेरे देखेंगे, अजीत चाको मेरे कैमरा पर्सन है, मैं कहूँगा उनसे पैन करके दिखाएं। पीछे आपको दूर दूर तक घना जंगल दिखाई देता है। रिहायशी इलाके इधर बहुत कम है। यहीं पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। पूरे दिन जो वन विभाग की टीम है वो इस इलाके में घूम रही थी, भेड़िए को ढूंढ रही थी, लेकिन अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। लेकिन दीपा, यहाँ एक और बात समझने की जरूरत है, हम सभी को, दर्शकों को भी ये समझने की जरूरत है कि भेड़िए का नाम राम मोहन सोहन तो है नहीं कि एक बार पता चला कि राम को पकड़ लिया तो सोहन और मोहन बाकी रह गए हैं। इनकी एग्जैक्ट संख्या कितनी है ये कैसे पता चल पाएगा? सवाल यहाँ पर ये बनता है कि क्या वन विभाग की गुमराह कर रहा है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो आप मेरी रिपोर्ट दिखा रही थी, अस्पताल में मैं गया था, वहां पर एक घर पर जो कुन्नू लाल नाम का शख्स है जिस पर अटैक हुआ, उसकी दूरी और जो छोटा बच्चा है पारस, उसके घर, दोनों के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक ही रात में, वैसे तो वो चाहे, क्योंकि जब भेड़िए की रफ्तार होती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या अभी सिर्फ 2 ही भेड़िए इस इलाके में आतंक फैला रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 2 भेड़ियों का नाम लिया जा रहा है और भेड़ियों का एक झुंड है जो इलाके में पहुंच गया है। वो इसलिए भी मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ये जो भाट होता है, स्थानीय भाषा में भाट बोलते हैं, वो एक संरचना होती है मांद की तरह। बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें जाकर ये जो भेड़िए हैं वो भेड़ियों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, ये भी अब लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले 6 संख्या बताई गई, लेकिन अब जिस तरीके से विवेक वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि संख्या ज्यादा हो, लेकिन वन विभाग को खुद ये नहीं पता कि कितने भेड़िए वहां पर एक्टिव हैं। शुक्रिया आपका विवेक पूरी जानकारी के लिए। इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको हम बता दें। लखनऊ में एलएलबी की छात्रा की संदिग्ध मौत की जानकारी सामने आ रही है। लोहिया विधि विश्वविद्यालय में छात्रा की संदिग्ध मौत, मृतक छात्रा का नाम अनिका बताया जा रहा है। मौत की वजह अभी तक साफ नहीं है। एलएलबी 3rd ईयर की छात्रा थी अनिका, बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया। मृतक छात्रा के पिता एनआईए में आईजी हैं। और वीरेश पांडे मेरे साथी इसी पर जुड़ चुके हैं जानकारियों के साथ। वीरेश, इस पूरे मामले के बारे में क्या जानकारी अभी पुलिस प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है?
देखिए, लगातार मेरी पुलिस प्रशासन से बात हो रही है, जो चीज़ें खबर सामने आ रही हैं व्हाट्सएप मैसेज पे मैं लगातार अपडेट होता रहा हूँ। ये जो लड़की है अनिका, वो आईपीएस संतोष रस्तोगी की पुत्री है और ये डिनर करने के आधे घंटे के बाद बेहोश मिली है। 9:30 बजे डिनर करने पहुंची थी अपने रूम में। 10 बजे रूममेट के पहुंचने पर दरवाज़ा इसका नहीं खुलता है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन जो सोर्सेज से मेरे पास खबर आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है और चौंकाने वाली बात यह है कि इसे हार्ट अटैक हुआ है। और ये खबर अभी कहाँ तक पुष्ट है, लेकिन सोर्सेज से मेरे पास ये खबर आ रही है कि इसे हार्ट अटैक बताया जा रहा है। आशियाना थाना क्षेत्र जो है लखनऊ का, वहाँ लोहिया विश्वविद्यालय है, उसमें हॉस्टल में ये शव मिला है और आईपीएस की बेटी है। एनआईए में इनके फादर काम करते हैं और क़ानून की तृतीय वर्ष की ये छात्रा है अनिका, और कहा जाता है कि ये पढ़ने में काफ़ी मेधावी रही है। और जो प्रशासन है, यानी विधि विश्वविद्यालय का प्रशासन है, उससे भी मेरी बातचीत हो रही है, तो उनका ये साफ कहना है कि जो चीज़ें हैं अनिका की, कोई ऐसी चीज़ें सामने कभी जो अनुशासन है उसका उल्लंघन करते हुए हमने कभी उसको देखा नहीं, पाया नहीं। कभी उसके कोई जो उसके दोस्त बिल्कुल ठीक है वीरेश, अब शुरुआती तौर पर हार्ट अटैक की बात सामने आ रही है, लेकिन असल वजह है कि इसके लिए इंतजार करना होगा। आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। ममता के बंगाल में ये क्या हो रहा है, बड़ी खबर आपको बता दें। कोलकाता कांड के विरोध में आज भी प्रोटेस्ट वहां पर किया गया। आम लोगों ने कोलकाता में निकाला मार्च और पीड़िता को इंसाफ के लिए नारे लगाए गए। आरजीकर अस्पताल की डॉक्टर को इंसाफ की मांग वहां पर लगातार तेज है। कोलकाता कांड के विरोध में आज भी प्रदर्शन वहां पर किया गया, आज भी प्रोटेस्ट हुआ। ये उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आम लोग सड़कों पर उतरे और कोलकाता में मार्च निकाला गया। पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए नारेबाजी यहां पर की गई। और इसके अलावा आज जो मामले वहां से सामने आए हैं, अभी देखिए कोलकाता कांड को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ छेड़खानी और बलात्कार के मामले भी लगातार यहां से सामने आ रहे हैं। 24 घंटे की बात अगर करें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध की एक के बाद एक 5 घटनाओं ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ममता राज में किस राह पर बंगाल चल पड़ा है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि सवाल है बेटियों की सुरक्षा का। बीते 24 घंटे में जो 5 घटनाएं सामने आई हैं, उनमें बीरभूम में अस्पताल में नर्स से छेड़छाड़ की गई, हावड़ा के अस्पताल में नाबालिग से छेड़खानी की गई है, नादिया से भी खबर है, यहां पर भी नाबालिग से रेप का आरोप है। और साथ ही नॉर्थ 24 परगना और कूच बिहार में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले आज सामने आए हैं। ये 24 घंटे के भीतर जो मामले आए हैं उसके बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ममता का बंगाल, महिला सुरक्षा पर बवाल, बीजेपी इसी को लेकर हमलावर है। आज 24 घंटे के भीतर जो अलग अलग हिस्सों से मामले सामने आए, उसके बाद और उबाल पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। नादिया, हावड़ा, इसके अलावा कूच बिहार, जहां पर बीरभूम और नॉर्थ 24 परगना, जहां पर नर्स से छेड़खानी की गई है, नाबालिग से छेड़खानी, रेप की बात सामने आ रही है। और ये 24 घंटे के भीतर मामले हैं, 5 मामले सामने आए। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप एंड मर्डर मामले को लेकर गुस्सा अभी थमा भी नहीं कि 24 घंटे में अलग अलग हिस्सों से पश्चिम बंगाल के ये मामले सामने आ गए हैं। बीते 24 घंटे में 5 घटनाएं। बीरभूम में अस्पताल में नर्स के साथ में छेड़खानी की गई, हावड़ा के अस्पताल में नाबालिग से छेड़खानी हुई है, नादिया में नाबालिग से रेप का आरोप है। और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ममता सरकार पर बरसी है। ममता सरकार नहीं, ये गुंडों की सरकार है, उन्होंने कहा है। बंगाल सरकार के आगे तालिबानी सरकार भी शर्मिंदा होगी। ममता पर बरसी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक, उन्होंने कहा कि ये ममता सरकार नहीं है बल्कि गुंडों की सरकार है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और त्रिपुरा की बड़ी नेत्री प्रतिमा भौमिक मौजूद हैं। आज यहाँ पर बंगाल में प्रदर्शन कर रही हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। क्या कहेंगी बंगाल की स्थिति को लेकर? देखिए, जो बंगाल का मुख्यमंत्री महिला है, शर्मिंदगी की बात ऐसे है, महिला के ऊपर क्रमागत अत्याचार हो रहा है। आरजीकर में जो हुआ है, उन्होंने पहले किया वहाँ का जो सबूत है उसको लूटपाट करने के लिए 7-8 हज़ार गुंडा उन्होंने भेज दिया। गुंडा को संरक्षण देने वाला सरकार है, यहाँ पे कोई सरकार नहीं चल रहा है। गुंडा जो गुंडामी करने के लिए पूरा फ्री ऑफ लाइसेंस दे के रखा है। तो यहाँ पे आज 5 साल से लेके 95 साल, 5 से लेके 95 तक जो महिला है, बुजुर्ग है, भाई है, सब लोग अब
आक्रोश है सरकार के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। अभी उन्होंने एक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है जो डॉक्टर को ऊपर उन्होंने आरोप लगा रहा है, डॉक्टर काम नहीं कर रहा है। हर एक जगह में डॉक्टर के ऊपर अत्याचार है, नर्सेस के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मध्यम ग्राम में क्या हुआ, वहाँ पे भी एक ही तरीका है। उसका जो सबूत है, जो प्रमाण है, उसको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसके लिए एक टीम बना के रखा है। तो सांसद, तृणमूल कांग्रेस की सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ने महिला डॉक्टर्स के किरदार पर सवाल उठाए हैं, कैसे देखती हैं इसको? देखिए, उनको नेत्री जो बोलता है वही करता है। और अभी जो नेत्री सरकार चला रही है ना मुख्यमंत्री, वो मैं तो बोलूंगी एक संतरास का, चोर डाकत का सरदार जिसको बोलते हैं ना, वो सरदार का सरकार है। वो कोई सरकार नहीं है, गुंडा का सरकार है। टीएमसी कहती है कि बीजेपी के पास नैतिक अधिकार ही नहीं है। जो अवस्था उत्तर प्रदेश या फिर मणिपुर या बाकी राज्यों में महिलाओं की है, बीजेपी को तो अधिकार ही नहीं है सवाल उठाने का। बीजेपी का जहाँ पे स्टेट है वहाँ पे कुछ भी होता है 24 आवर्स उसको अरेस्ट किया जाता है। आप वेस्ट बंगाल में 24 आवर्स के अंदर जो प्रमाण है, जो सबूत है, उसको लूट करने के लिए सिस्टम डेवलप किया गया है। वेस्ट बंगाल का सरकार तालिबानी सरकार में भी शर्मिंदा होगा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर पश्चिम बंगाल की मंत्री का हमला भी देखा जा रहा है। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ममता महिला है, इसलिए बीजेपी इस्तीफा मांग रही है। कोलकाता की घटना के बाद कई कदम पश्चिम बंगाल की सरकार ने उठाए हैं, इसका जिक्र उन्होंने किया है। पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य हैं, इस समय विरोध प्रदर्शन में है कोलकाता के विभिन्न इलाकों में। चंद्रिमा दी, विरोध प्रदर्शन सरकार किसके खिलाफ कर रही है, क्योंकि आप तो मंत्री हैं? नहीं, सीबीआई के खिलाफ में हम लोग कर रहे हैं। हमारी डिमांड है कि सीबीआई के हाथों में ये इन्वेस्टिगेशन 13 तारीख, अगस्त की 13 तारीख है और आज सितंबर के पहला दिन है। आज तक हम लोग कुछ जान नहीं पाए कि क्या हुआ है, तो इस सब कोई जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, कितना दूर तक प्रोग्रेस हुआ है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी मांग करते हैं कि एक रिगोरस पनिशमेंट हो। क्यों कानून ला रहे हैं अगले हफ्ते, उसमें क्या खासियत होगी, क्या क्या उसको जो कानून आ रही है वो आप कानून आने से देखेंगे। हमारा जो डिमांड है वो है रिगोरस पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी है। बीजेपी की नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक का आरोप है कि बंगाल में गुंडागर्दी की सरकार है और कह रही है कि ममता बनर्जी उनकी सरदार है। कैसे देखते हैं इन शब्दों? हम लोग बोल रहे हैं कि ये महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, तो जो बीजेपी की महिला नेत्री बोल रही है वो कहाँ थी जब मणिपुर में हुए? तब क्या वो लोग महिला नहीं थे?